अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले साल जब हिंदुस्तान में गोवा के अंदर एक एससीओ की ही वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर 12 साल बाद एज़ अ पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर गए थे। यानी कि कोई भी पाकिस्तान का इस लेवल का जो डिग्निटरी है, वो 12 साल बाद हिंदुस्तान का दौरा कर रहा था। इसी तरह इस साल भी एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड थी, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और पहले एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद भारत बहुत सी इवेंट्स का बॉयकॉट कर चुका है रिसेंटली पाकिस्तान में, तो इस बार भी ऐसा ही हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। और ये खुशाइंद बात थी कि जयशंकर साहब जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो 9 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यानी कि पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर 9 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आया। एससीओ का जो इजलास था, आपको मालूम है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 9 फुल मेंबर्स पर मुनहसर है, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया और चाइना है। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में यूएनओ के बाद अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है जो कि दुनिया भर के 44% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 44% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहती है। इसके अलावा परचेजिंग पावर की टर्म्स में 36% जीडीपी दुनिया का इन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मैसिव रीजन। और ये अलायंस भी अपनी तर्ज में सिर्फ एक ही है जो कि इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दें इससे पहले कि जयशंकर साहब ने क्या कहा, क्रिकेट पर क्या बात हुई और पाकिस्तान और भारत की टॉक्स हुई या नहीं हुई, उस पर बात करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएस इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में, जब वो बाइपोलैरिटी के दुनिया से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और उसके बाद में यूनिलैटरल पावर बन के यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज किया, तो हमने ये देखा कि बहुत से रिजर्वेशंस थे, चीन को भी थे, रूस को भी थे। इसीलिए वो सीख कर रहे थे कि रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज किया, जिसमें एलाइड कंट्रीज़ को विक्ट्री मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर बनाया ही इस तरह से कि एक तो डेमोक्रेटाइजेशन हो, दूसरा फ्री ट्रेड हो, उनके बैंक्स को भी सपोर्ट मिले, डब्ल्यूटीओ की रेगुलेशंस भी आएँ, आईएमएफ भी ऑपरेट करे, वर्ल्ड बैंक भी ऑपरेट करे। तो इस सारे सेटअप में चाइना और रशिया ये फील करते हैं कि ये सारा ग्लोबल ऑर्डर दरअसल यूएस को फेवर करने के लिए बनाया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फेवर करने के लिए बनाया गया है। बेशक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चीन और रूस को मिली, लेकिन अगर आप ये भी कहें कि दुनिया भर के तमाम ममालिक यूएन के प्रीएम्बल के लिहाज से बराबर हैं, मगर एक वीटो की ताकत एक तरफ और सारी दुनिया के फैसले एक तरफ। तो कहा यह गया कि एससीओ की तरह की ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचरिस्टिक हैं और वो ये सोच रही हैं कि हमने किसी दिन इस ग्लोबल ऑर्डर को, जो कि बड़ा प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका है, इसको काउंटर करना है। तो 2001-2 में शंघाई ग्रुप एससीओ बनता है। 2005 में अमेरिका इसकी ऑब्जर्वर मेंबरशिप क्लेम करता है, अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाती है। 2005 के अंदर ही एससीओ की तरफ से ये कहा जाता है कि जितने एससीओ कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, यूरेशियन रीजन में, यहाँ से यूएस फोर्सेस निकल जाएं। तो यूएस बड़ा हॉस्टिलिटी फील करता है कि ये अलायंस तो बनी हमारे खिलाफ रही है। इसके बाद जाके ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स ये कहते हैं कि ये एंटी नेटो अलायंस है। उसकी वजह ये है कि रूस भी मिलिट्री डिज़ाइंस रखता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री कोऑपरेशन एससीओ का मेन फीचर होना चाहिए। जॉइंट ड्रिल्स भी होती हैं चीन और रशियन मिलिट्री की, और इसके साथ साथ ट्रेड कोऑपरेशन की भी बात होती है। पाकिस्तान ने भी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंडर ये बात की थी कि डॉलर टर्म्स में ट्रेड करना बंद करना चाहिए, रीजनल करेंसीज़ में ट्रेड होनी चाहिए। तो आपको तो पता है कि दुनिया का सारा ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर डॉलर टर्म्स में ही ऑपरेट करता है आफ्टर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो वो भी यूएस एक थ्रेट फील करता है इससे। तो इसीलिए एससीओ को यूरेशिया की नेटो कह सकते हैं। बहुत से लोग ये बात करते हैं, बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं, बट ये उस लेवल तक जाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूएस रिस्पांस की, जो कि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैथ्यू मिलर जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, पाकिस्तान का राइट है कि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब ये मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि यूएस ये कह रहा है कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का ख्याल करना चाहिए, बट
इस रिस्पॉन्स से आपको आइडिया होता है कि यूएस इज स्केप्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास था, इसमें हुआ क्या, अब इस पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डेलीगेशन रशिया से आया, हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी आया, जयशंकर साहब आए, उनका वेलकम किया गया नूर खान एयरबेस पे, और शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया, स्पीच भी की उन्होंने। लेकिन उससे पहले हम उनकी स्पीच के कंटेंट को डिस्कस करें। 8 स्पेसिफिक अग्रीमेंट साइन हुए। इन 8 अग्रीमेंट्स में से जो सेलियन फीचर्स थे, उसमें रीजनल काउंटर टेररिज्म की बात थी, प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ पॉलिसी फॉर्मेशन की बात थी, यानी कि WTO जब सैंक्शन लगा देता है, यूनिलैटरल सैंक्शन लगा लेता है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये कहा कि हमें कोई फ्रेमवर्क, कोई ऑप्शन बनानी चाहिए कि हम उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर अनजस्ट है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। साथ साथ यूएन रेजोल्यूशंस की सपोर्ट करने की भी बात की गई। ऐसा भी नहीं है कि वो खुल के कहते हैं कि हम यूएन के अगेंस्ट हैं। इनफैक्ट 2023 के अंदर यूएन में एक रेजोल्यूशन आई थी जिसके तहत ये कहा गया कि एससीओ और यूएन के दरमियान कोऑपरेशन होनी चाहिए। सारी दुनिया ने वोट कर दिया, 2 कंट्रीज़ ने उसके खिलाफ वोट दिया, इसराइल ने और अमेरिका ने। इससे आपको पता चलता है कि कौन कहाँ पर लाए करता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है भारत का, तो भारत हमेशा से एक सेंट्रिस्ट किस्म की, एक मॉडरेट किस्म की, नॉन पार्टिजान किस्म की, नॉन अलाइंड किस्म की फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट बड़ा इंटेलिजेंटली करता है। अब भी आप अगर देखें तो भारत क्वाड का भी हिस्सा है, और क्वाड का आपको पता है उसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है जिसमें ब्राज़ील भी है और कंट्रीज़ हैं, लेकिन एससीओ का भी हिस्सा है। तो एक तरफ वेस्टर्न कैंप में भी इंगेजमेंट दिखाई देती है, ईस्टर्न कैंप में भी इंगेजमेंट दिखाई देती है। तो बड़ी इंटेलिजेंट मैनूवर से यहाँ पर भी वेस्ट फील करता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए एससीओ के साथ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया स्केप्टिक भी है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है एससीओ से, क्योंकि चाइना को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये 8 किस्म के अग्रीमेंट होते हैं, और पाकिस्तान के लिए इसको सक्सेस कहा जाता है, जो कि मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हुई। बहुत अरसे बाद यहाँ पर कोई इतने बड़े लेवल पे इस तरह का इवेंट हुआ, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बातें हुई। और साथ साथ ये कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि जो सिल्क रोड और हमारा गवादर जो बन रहा था, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की बात होती है, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का प्रोजेक्ट है, उस पर सब ने एंडोर्समेंट दी सिवाय इंडिया के। तो आपको पता चलता है कि बैठे तो सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ दिल में रिजर्वेशंस थी सबकी एक दूसरे के साथ। जयशंकर साहब की स्पीच की बात करें तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया पाकिस्तान को कि प्रेसिडेंसी मिली है आपको एससीओ की। साथ साथ उन्होंने इन्वेंडो में, यानी कि डायरेक्टली रेफर किए बगैर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो दी, बड़ी मीनिंगफुल थी। उन्होंने कहा जी, अगर इफ़ ट्रस्ट इज़ लैकिंग, फ्रेंडशिप एंड गुड नेबरलीनेस इज़ मिसिंग, वी नीड टू एड्रेस इट। उन्होंने ये कहा कि चार्टर में ये लिखा हुआ है कि जो 2-3 गोल्स थे, जब तक वो अचीव नहीं होंगे, ट्रेड और कॉपरेशन नहीं हो सकती। तो अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा, अगर एतमाद ही नहीं होगा नेशंस को एक दूसरे पर, अगर फ्रेंडशिप ही दरमियान में नहीं होगी, और गुड नेबरलीनेस यानी कि आप अच्छे हमसाए नहीं बन सकते अगर, नाउ दिस गोज टू पाकिस्तान एंड चाइना एज वेल, तो फिर आप ये कह नहीं सकते कि कल को आपका बड़ा म्यूचुअल ग्रोथ का फ्यूचर हो सकता है। जयशंकर साहब ने ये क्लियर कर दिया दैट ही हैज़ रिजर्वेशंस विद बायलैटरल इश्यूज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे बायलैटरल इशू रेज करना SOP नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं हुई डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन की, लेकिन फिर भी बातों बातों में मानी खेज बात वो कर गए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो 3 ईवल्स हैं उनको काउंटर करना पड़ेगा। वो 3 ईवल्स क्या हैं? पहला ईवल था टेररिज्म, दूसरा था एक्सट्रीमिज्म, तीसरा था सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। यानी कि इन 3 ईवल्स को इस खित्ते से ख़त्म करना है। जयशंकर साहब ने भी ये कहा कि पहले ये 3 ईवल्स ख़त्म करें। फिर इसमें फ्रेमवर्क के अंदर एससीओ के एक रैट्स के नाम से प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, जिसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो जयशंकर साहब ने ये इशारा किया कि पहले टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए इस खित्ते से, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी एससीओ कंट्रीज़ आफ्टर द US एग्जिट इंश्योर नहीं कर पाए। एटम यानी कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, वो चीन पे हमले करती है, TTP पाकिस्तान पे हमले करती है, दाइश हमले करती है, भारत को भी थ्रेट्स हैं। तो एक म्यूचुअल कंसर्न यही था कि भारत इनडायरेक्टली रेफर कर रहा था कि पाकिस्तान से भी यहाँ प्रॉक्सी वॉरफेयर होता है और अफ़गानिस्तान से भी और जगहों से भी होता है, तो उसको ख़त्म किए बगैर हम सोच नहीं सकते कि ये खित्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो रही जयशंकर साहब की स्पीच। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, जियो न्यूज़ पे भी और जगहों पर भी एजाज़ सैयद साहब ने भी ये रिपोर्ट किया कि क्रिकेट
पर गुफ्तगू हुई। इंडिया के कुछ न्यूज़ एजेंसीज इसको डिनाई कर रही हैं कि क्रिकेट पे बात नहीं हुई, और कुछ कंफर्म कर रही हैं कि हाँ, कैजुअल कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान का रिस्पांस खासा इस बार वार्म था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज आई एम सिक ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन कि हमने 70-80 साल एक दूसरे से लड़ के गालियाँ दे के गुजार ली हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े डिफेंस बजट रखे हुए हैं, अपनी सारी रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, गरीबों पे, बच्चों को पढ़ाने पे पैसे लगाने की बजाय हमें ये करना पड़ रहा है कि हथियार ख़रीदने हैं। क्यों? क्योंकि राइवलरी है नेबर के साथ। अगर वो ख़त्म होगी तो हमारा फ़ायदा होगा या भारत का होगा? हमारा ज़्यादा होगा। तो मुझे तो अच्छा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा जेस्चर आया है। रिपोर्ट ये भी किया मीडिया ने कि जो लंच दिया गया कॉन्फ्रेंस से पहले वेंसडे को, तो लंच की टेबल के ऊपर इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको डेलिबरेटली पाकिस्तानी प्रोटोकॉल की अथॉरिटीज़ ने जयशंकर साहब के साथ बिठाया। हालांकि वैसे ऐसा होना नहीं था, ताकि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो सके। हालांकि प्रोटोकॉल नहीं है कि बायलैटरल बात हो एससीओ के अंदर, बट वो हुई। मोहसिन नकवी साहब भी जो कि वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो भी गुफ्तगू का हिस्सा बने। और मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्रिकेट के ऊपर बात हुई, और पाकिस्तान ने कहा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज़ करना चाहिए, और साथ साथ ये कि क्रिकेटिंग टाइज़ को रिज्यूम करने का वक्त आ गया है। जयशंकर साहब ने क्या रिस्पांस दिया इस पर मीडिया कुछ नहीं कहता। बाद में ये भी कहा गया कि अगले साल जो चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है 2025 में, उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर दिया गया कि उसका आपको हिस्सा बनना चाहिए। अब आपको मालूम है कि बीसीसीआई को पाकिस्तान पहले ही काफ़ी ऑप्शंस दे चुका है कि अगर आपने इंडियन टीम को यहाँ भेजना है तो बेशक सारे मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर में करवा लीजिए। हर मैच के बाद आप वापस चले जाइएगा भारत और अगले मैच के लिए फिर आ जाइएगा, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। अब लास्ट बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 2012 में हुई थी, यानी कि 12 साल हो गए हैं। और इंडियन टीम का लास्ट पाकिस्तान विजिट 2008 के एशिया कप में था, यानी कि उस बात को तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि दोनों तरफ क्रिकेट की इतनी बड़ी एक ऑडियंस मौजूद है जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग राइवलरी को एंजॉय करने से रह जाती है, नहीं देख पाती उसको। ये एशेज़ वगैरह कुछ भी नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट, तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि बायलैटरल टाइज रिज्यूम नहीं होते। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा कि क्रिकेट के हवाले से कुछ रिजम्पशन करने की बात का आगाज़ हुआ है। इंडिया उसका क्या रिस्पॉन्स देता है? बीसीसीआई ये कह चुका है कि इट सोलली रिलाइज ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, बट आई वुड से दैट इट शुड रिज्यूम एट लीस्ट। अब तो इंडियन टीम को ये भी पता होना चाहिए कि वो यहाँ आएंगे तो क्लीन स्वीप ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी होम सीरीज़ पिछली 5-6 हार चुका है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड से 800 रन खा लिया हमने, तो बाबर आजम को भी ड्रॉप करना पड़ गया। तो और क्या रह गया पीछे? अब तो आए और बस टेक द ट्रॉफी। दैट्स व्हाट seems a clear possibility as far as the performance of Pakistani team is concerned, but this is very very essential। एक और चीज़ भी रेस की जाती है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में अपना हाई कमिश्नर तक नहीं लगाया हुआ, वो लगाना चाहिए, गुफ्तगू का आगाज़ होना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि दिस वाज अ वेरी गुड टूर इफ़ कंपेयर टू गोवा 2023, क्योंकि इसमें कोई इस तरह के हीटेड रिमार्क्स और वो राइवलरी को असर्ट नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगले महीने गालिबन आज़रबाईजान में शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मोदी साहब से मुलाकात है। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग, सम सॉर्ट ऑफ द आइस ब्रेकिंग, बिकॉज विदाउट दैट दुनिया के 2 एटॉमिक पावर्स जो कि बॉर्डर पे रहती हैं, पाकिस्तान के साथ तीसरी बड़ी इकॉनमी और यहाँ 24 करोड़ का मुल्क, अगर ये कॉपरेट करें, वो जो डिवाइड एंड रूल गोरा यहाँ छोड़ के गया था उसको ख़त्म करें, सो दिस रीजन कुड बिकम हेवन फॉर द सिटीजन्स। थैंक यू। क्या बात है भाई, पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी हो तो ऐसी हो। मैं तो ये कहूँगी कि कहाँ तो भाई अकड़ कर खुद ट्रेड ख़त्म करा, सबसे बड़ी बात, खुद मना करा, खुद कहा हम ट्रेड नहीं करेंगे, और आज आपको खुद ही मिन्नतें करनी पड़ी। कितनी बड़ी बात है। अगर आप सोचें, सोचने का मुकाम है आपके ऊपर कि कभी आपने दिमाग से सोचकर, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कोई पॉलिटिक्स किए, कभी आपने रिलेशंस अपने दिमाग से सोचते हुए अक्लमंदी का मुजाहरा करके बनाए हैं। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा होता तो आज आपको ये नौबत नहीं आती। मुझे गुस्सा आता है अपने मिनिस्टर्स पे, मुझे गुस्सा आता है अपने पॉलिटिशियंस पे कि वो दूर अंदेश क्यों नहीं है, वो इतने फॉरसीनिंग क्यों नहीं है। जयशंकर को ले लीजिए आप, मोदी जी को ले लीजिए आप, उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इतने फॉरसीनिंग हैं कि वो
वाकई बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। कोई स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जज्बाती होकर कोई भी फैसला करते हैं तो उसका हमेशा रिज़ल्ट ऐसा ही आता है कि बाद में आपको झुकना पड़ता है। अब आज आप ट्रेड का बोल रहे हैं, आज आप क्रिकेट का बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ? जब अच्छी खासी ट्रेड हो रही थी तो तब उस वक्त आप ईगोइस्टिक होकर सोच रहे थे, उस वक्त आपको अना आ गई थी, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे। क्या हुआ? किसका लॉस हुआ? सही कहा मुज़म्मिल ने, बिल्कुल सही कहते हैं। ये जब भी कहते हैं इनकी बात थोड़ी सी तल्ख़ और कड़वी लगती तो है पाकिस्तानियों को स्पेशली, लेकिन बाद में दम होता है, वज़न होता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, उनकी एजुकेशन पे आप लोग अपनी एजुकेशन पे भी लगा रहे हो, आप लोग अपने स्पेस प्रोग्राम्स पे भी लगा रहे हो, आप लोग अपने डिफेंस पे भी लगा रहे हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा रहे हो, आप अपने तमाम तरक्याती काम पर लगा रहे हो। आप अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सारा का सारा अमाउंट या सारा का सारा बजट सिर्फ डिफेंस के लिए ही वक्फ कर दिया है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को देखें, हमारे मुल्क को देखें, हमें देखें, तो हमारे बहुत सारे काम रुके हैं। हमें बहुत सारे फील्ड्स में काम करने की ज़रूरत है और हमारा बड़ा बजट, बड़ा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे जा रहा है। तो अगर ये तलखियाँ, ये झड़पें, ये जो डिवाइड एंड रूल करके चले गए अंग्रेज़, आज भी हम उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, आज भी हम उन्हीं झड़पों में उलझे हुए हैं, आज भी हम उन्हीं झगड़ों में, फसादों में, उसी में मुब्तला करके वो चले गए। जो उनकी चाल थी वो उसमें कामयाब हो गए। और मैं हैरान हूँ कि आज भी 70-80 साल के बाद भी हम उस बनाए हुए उनके जाल से निकल नहीं पाए। आज भी हम उलझे पड़े हुए हैं उसमें, आज भी हम एक दूसरे को मारने को, काटने को तैयार हैं। लेकिन इससे क्या हासिल हुआ है? अगर हम सोचें, 1 मिनट को सोचें, बिल्कुल खामोशी से बैठकर सोचें कि किसे क्या मिला, हमने क्या हासिल कर लिया। ट्रेड बंद हो गया तो हमें क्या हुआ? मज़ीद हमारी आवाम इन्फ्लेशन का शिकार हुई। मज़ीद जो चीज़ हमें 200 रुपये का जो ऑयल मिलता था वो आज हमें 700 रुपये का मिल रहा है। तो इससे क्या हासिल हुआ? आप लोगों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके तो भाई बैंक बैलेंस भरे पड़े हुए हैं, उनकी तो जेबें भरी पड़ी हुई हैं, उनके तो बच्चे वही बाहर पढ़ रहे हैं। उनको तो ना एजुकेशन का इशू है, ना महंगाई का इशू है, ना घर का इशू है, ना बिल्स का इशू है, उन्हें किसी चीज़ का इशू नहीं है। लेकिन आवाम, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, जो हद से ज़्यादा पुअर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं? इस बात के बारे में आप सोचें। क्रिकेट सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमें दुनिया में जाना जाता था, पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्रिकेट की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, इंज़मामुल हक की बात कर लें, बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स गुजरे, हम उनका नाम, शाहिद आफरीदी, हम उनका नाम लेते थे, क्रिकेट की बात करते थे तो लोग हमें पहचानते थे। आज हमने उसको भी बर्बाद कर दिया। आज क्रिकेट में भी हम ज़ीरो हो चुके हैं। तो बिल्कुल सही कहा कि भाई हम तो कोई टफ़ चैलेंज दे नहीं सकते, अब तो हम कोई टफ़ स्कोर्स दे ही नहीं सकते, अब तो हम कोई कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े। तो बिल्कुल सोचने का मुकाम है। बहुत अफसोस होता है ये वीडियो देखकर। नवाज़ शरीफ ने हाथ बढ़ाया हुआ है, जबकि अभी जयशंकर साहब बहुत दूर हैं, तो उनके करीब आने का तो वेट कर लें। बहुत पहले से उन्होंने हाथ बढ़ाया हुआ है, यानी कि वो लाशऊरी तौर पे इतने इम्प्रेस्ड हैं, फ़ैन हैं उनके, कि जी मिलने को, कितने लोग मिलने को बेचैन हो रहे थे। जिनसे मीटिंग्स नहीं थी उनसे भी मीटिंग्स करवाई गई, बिठाया गया, उनको बातचीत करवाई गई। तो आप खुद सोचें कि वो कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। आप भी ऐसा अपना मुकाम बनाओ। आज आप मिन्नतें कर रहे हो, आज आप हाथ जोड़ कर बोल रहे हो ट्रेड कर लो, आज आप हाथ जोड़ कर कह रहे हो कि भाई क्रिकेट खेल लो, लाहौर में हम करवा देते हैं, आप आना, चले जाना, आपको ईजी रहेगा, आसान रहेगा। आज आप हाथ जोड़ कर मिन्नतें कर रहे हो और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा हुआ? इस जगह पर आकर आपको क्या हासिल हुआ सिवाय रुसवाई के? सोचने का मुकाम है। एक बार मैं ये कहती हूँ, टाइम निकाल कर हम सबको सोचना चाहिए इस बारे में कि हमने क्या हासिल किया। हमें जैसे वो उलझा के गए, हम आज भी उलझे हुए हैं। हमने पढ़ लिख कर शऊर हासिल क्यों नहीं किया? हमारे पास क्यों नहीं अकल और शऊर आई? एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।